नमस्कार दोस्तों, आ जाइए। इससे पहले हमने देखा उद्देशिका पढ़ी थी, प्रस्तावना, उसमें निहित शब्द जो थे उनका अर्थ हमने देखा, वो क्यों प्रयोग किए गए थे, उनका मंतव्य क्या था, ऐसी अवधारणा क्यों बनाई गई थी। उसी से आगे की प्रक्रिया को हम देखते हैं। एम लक्ष्मीकांत की ये बुक है, उसमें से हम पढ़ेंगे, जो कि राज्य व्यवस्था के नाम से, इंग्लिश में पॉलिटी के नाम से जानी जाती है। हम देखते हैं इनमें क्या क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, भाग 1 संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। संवैधानिक ढांचे को जब तैयार किया गया था तो उसमें फ्रेमवर्क क्या बनाया गया था, उसका बेस क्या बनाया गया था, आधार क्या बनाया गया था, किस बेस पे संविधान लिखा गया था। देखिए, हम देखते हैं। सर्वप्रथम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, द्वितीय है संविधान का निर्माण, तृतीय है संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें चतुर्थ है संविधान की प्रस्तावना, इसमें पांचवा संघ एवं इसका क्षेत्र, फिर नागरिकता छठे पे, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है और संविधान का संशोधन है। अंत में संविधान की मूल रचना आती है। तो इनमें से हम सर्वप्रथम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। देखिए, क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा अगर आवाज कहीं पर आपको न समझ में आए तो कृपया दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं ये किताब है जो इसको पढ़ूंगा, ये बहुत मोटी किताब है, एम लक्ष्मीकांत जी की है। देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था, छठा संस्करण है। ध्यान से देखिए इसे। ये सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं है, तो एम लक्ष्मीकांत की है ये बुक। हम इसमें ये ढांचा जो बना था, इसको हमने एज ए फ्रेमवर्क कॉपी किया था। अब हम इसे पढ़ेंगे। किताब है बहुत मोटी, ये संभव नहीं है कि हम इसके सारी चीज़ें लिख करके पैराग्राफ में आपको हम बताएं, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसे, और आप इसको जहाँ पर समझ में ना आए दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है भाइयों, हम इसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे क्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था, ये रहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, खास करके यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। अब मैं इसे पढ़ने चल रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा, बस सुनिएगा। इसका पहला चैप्टर है दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, और कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के जो अधिकार प्राप्त थे वो कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। देखिए, ये किताब आप लोग बाज़ार से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत आसान से और बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है, और किताब बहुत बढ़िया है ये। इस किताब को अपने पास रखिए सब कोई ऐसे, और जिसको नहीं पढ़ने का मन करता है वो हमें सुनिए। अगर हमारी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती है एक बार में तो आप उसे दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा क्या चीज़, यह शासन। और स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब आज़ादी मिल गई तो एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप से
यहाँ दी गई है। देखिए नंबर 1 है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। ये 57 का विद्रोह 1 साल पहले हुआ था 58 से। दूसरा है सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक, आज़ादी तक, जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे मूल जो है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, ये इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था इसका। यथा पहला है इसमें, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था भारत में। ठीक है, पहला कदम था ये नियमित करने के लिए किसी को। और दूसरा इसका ये ऑप्शन है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके बाद तीसरा इसी में है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। उल्लेख है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। उच्चतम न्यायालय की प्रथम स्थापना 1774 में हुई थी, वो भी कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी जिसे कहते हैं, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। देखिए आगे क्या है इनमें। इस कानून नंबर 1, इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उसकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। तीसरा कानून क्या था? इस कानून द्वारा कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पांचवा है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। अगला है जी 1786 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांगी। क्या क्या थी? पहली शर्त देखिए, पहला है उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरा है उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। अब अगला क्या है? 1793 का चार्टर कानून।
इस कानून के निम्नलिखित विशेषताएं थीं। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर भावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। इसका दूसरा कानून क्या था? इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरा था, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। चौथा है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसका पांचवा जो था बिल, इसने व्यवस्था की कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। देखिए बहुत उल्टा कानून था ये। चार्टर कानून 1813, इसका क्या था फर्स्ट देखते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीनी के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। दूसरा क्या था, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। तीसरा क्या है, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। चौथा है, इस बिल या कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। पांचवा है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। अब अगला एक और एक्ट है, इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोलते थे इसे। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 को भी पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में अस्तित्व में आया है। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, देखिए, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब देखिए अगला 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ दी गई हैं इसमें। नंबर 1, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाला संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दूसरा देखते हैं, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया है। नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब
यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और इसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथा क्या था? चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। अभी 1853 का चार्टर अधिनियम देखिए, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा फ्लैश में। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं नीचे दी गई हैं, देखिए क्या होती हैं। पहली दी गई है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया और जिसे भारत केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद ने अपनाई थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा क्या है, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तीसरा है ये, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। चौथा है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है जी, ये था 1853 के 4 नियम जो लागू किए। अब देखते हैं ताज का शासन क्या होता है। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध से इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये घातक था, इसको समाप्त कर दिया इसने। और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी। अब देखिए आगे क्या है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। नंबर 1, इसमें क्या था, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिन भारत के प्रथम वायसराय बने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन। दूसरा क्या था, इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, क्या है ये कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। तीसरा है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज भी सचिव भारत देश में भी आईएएस के ऊपर होते हैं, जितने भी आईएएस होते हैं सबको देखते हैं ये, जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं जिन्हें।
चौथा है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, देखिए जैसे नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इसे। इनके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था। सर्वप्रथम भारतीयों को इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। दूसरा है, इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत की गई। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1733 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तीसरा क्या था, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। विधान परिषद का गठन दे देगा और जगह का नाम दे देगा, तो तीनों दे रखा है इसने। बंगाल में 1862 में हुआ था, उत्तर पश्चिम में 1866 में हुआ था और पंजाब में 1897 में हुआ था। चौथा क्या है, इसने वायसराय को परिषद के में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अगला है 1852 का भारत परिषद अधिनियम। 92 है ये, हमने 61 पढ़ा था, अब फिर 92 पढ़ेंगे। 1892 इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1 क्या है इसकी विशेषता, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुत सरकारी सदस्यों का ही जो था ये बाहुल्य मतलब बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था इसमें। इसके बाद क्या है ये दूसरा देखिए, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तीसरा था इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम के
इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली एक नामांकन की प्रक्रिया कहा जा सकता है या कहा गया था। अब देखिए अगला क्या है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न हैं। देखिए क्या है पहली विशेषता, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति नहीं दी। नंबर 3 है, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। चौथा था, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न यहाँ पर सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ये जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। देखिए ऊपर से कानून का मंत्र ज्ञाता था ये शायद। पांचवा क्या है, इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। जो सांप्रदायिकता होती है, धर्म से संबंधित मुद्दे होते हैं। अगला देखते हैं छठा, इसने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का ये प्रावधान किया था। ठीक है जी। अगला देखते हैं भारत का शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषताएं देखिए क्या थी। पहला देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध, यूनानी शब्द डाई और आर्की से व्युत्पन्न हुआ है। द्वैध जो है शासन व्यवस्था कहा गया, मतलब द्वैध शासन व्यवस्था। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। नंबर 3 क्या है इसमें देखिए, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। चौथा क्या है, इसके अनुसार वायसराय की कर्मकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्या है, इसके सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था।
नंबर 6 देखिए, इस कानून के तहत जो है, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। अगला 7वां, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे बहुत कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया था। 8वां देखिए, इसमें क्या है, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। नंबर 10 है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है जी। अब देखिए, अब आ गए साइमन कमीशन, साइमन आयोग। साइमन आयोग क्या था? ये ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी करने आदि की सिफारिशें की थी। इसका अगला क्या था? आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। अब देखिए आगे क्या था? सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड से क्या मतलब है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। अब अगला देखिए क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिनियम 1935। इसमें जो संविधान बनाया गया था, इसमें से सीधे 250 के लगभग अनुच्छेद सेम टू सेम वही आ गए थे जो इसमें विदित किए गए थे, जो इसमें पहले से लिखे गए थे। देखिए क्या था इसमें? पहला, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 विषय थे, जिसमें राज्य सूची 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों के लिए होता है, ये 36 विषय थे, के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई थी। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नंबर दूसरा क्या था इसमें? इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर
को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। नंबर चौथा, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पांचवा क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब भी। इनमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देखिए 9वां क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत देश के मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ये कौन से भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब 9वां देखते हैं, इसमें इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 अन्य अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 10वां क्या है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री लास्ट था एटली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसने घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इसमें देखते हैं क्या है। पहला देखिए पॉइंट है इसमें, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरा है, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनेनो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान से जंग। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनेनो संप्रभु राष्ट्र, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति एक नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। पांचवा है, इसने 2 डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित
होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधान सभा बना सकती हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। छठा था, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां क्या है इसमें, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आठवां है, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे जो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। नौवां है, इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां क्या था पॉइंट, इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11वां क्या था, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वां था क्या, इसने शाही उपाधि से भारत सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 13वां था, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। देखिए अब आगे, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है इनकी जो है अंतरिम सरकार के जो कैबिनेट के मंत्री वगैरह थे ये हैं इनमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन थे देखिए, क्रम संख्या दी गई है, सदस्य दिए गए हैं। ये अंतरिम सरकार 1946 की है और 47 की तालिका 2 दी गई है, पढ़ते हैं इसमें। इनमें पहली वाली 1946 की जो अंतरिम सरकार थी इसमें 14 सदस्य थे। ठीक है, पढ़ते हैं क्रम संख्या। पहला जो था सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। ये विभाग इनका क्या क्या था, ये परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। और दूसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। देखिए आगे इनका धारित भार जो था तीसरे नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका खाद्य एवं कृषि था। चौथा था जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे इनके पास। 5वां थे जगजीवन राम, इनके पास श्रम डिपार्टमेंट था जो था। सरदार बलदेव सिंह थे ये 6ठे नंबर के, इनके पास रक्षा था। 7वें नंबर पे थे C.H. भाभा, इनका कार्य था अखान एवं ऊर्जा था इनके पास। 8वां क्या थे लियाकत अली खां, इनके पास वित्त था। 9वां जो थे ये अरबदू रब निस्तार, इनके नाम ऐसे ही हैं। डाक एवं वायु इनके पास था। 10वां क्या थे आसफ अली, इनके पास रेलवे एवं परिवहन था। 11वां क्या था C. राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला थी इनके पास। 12वां क्या था I. चुंदरीगर, इनके पास वाणिज्य था। 13वां नंबर थे गजनफर अली खान, स्वास्थ्य था इनके पास। 14 क्या थे जोगेंद्र नाथ मंडल, इनके पास विधि था। देखिए ये थी अंतरिम सरकार 1946 की। अब आगे देखते हैं इसमें नोट। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का प्रमुख
बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। अब देखते हैं ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये तो जब स्वतंत्र नहीं था 1946 की थी जो अभी हमने पढ़ा। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखते हैं। पहला क्या था, पहले जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। इनका आधारित विभाग क्या क्या था, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले इनके पास और वैज्ञानिक शोध इनके पास थे। दूसरा क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले के जितने भी डिपार्टमेंट थे इनके पास थे। तीसरा क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि इनके पास था। चौथा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा इनके पास थी। पांचवा जो था डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास रेलवे और परिवहन थे। छठा जो था आर.के. षणमुगम शेट्टी, ये साउथ के थे। ये आर.के. खणमुगम शेट्टी कह सकते हैं, षणमुगम शेट्टी जो जैसे ठीक लगे। आर.के. खणमुगम शेट्टी इनके पास वित्त था। सातवें में था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये विधि थे, विधि इनके पास था। आठवां था जगजीवन राम, इनके पास श्रम था। नौवां था सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा था। 10वां क्या था, राजकुमारी अमृत कौर, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय। 11वां क्या थे, C.H. भाभा, इनके पास वाणिज्य था। 12वां क्या थे, रफ़ी अहमद किदवई, इनके पास संचार था। 13वां क्या थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति था। 14 नंबर क्या थे, 14 नरहर विष्णु गाडगिल, इनके पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय थे। ये हमारा स्वतंत्र भारत का जो कैबिनेट था, जो मंत्रिमंडल था वो था। ठीक है जी। अब इसको आप लोग एक काम करो, इसको फिर से सुन के ना नोट्स भी बना सकते हो, अगर ना हो किताब लेने का मन हो तो बन जाएगी। ठीक है। अब कुछ टिप्पणी दी गई है इसके संदर्भ में, हम देखते हैं कि टिप्पणी में पहला क्या दिया गया है। ये मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा क्या है, इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। तीसरा है, उस समय कंपनी की सिविल सेवाएं दो तरह की होती थी। एक होती थी प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवाएं, उच्च सिविल सेवाएं जिसे बोलते थे। प्रसंविधाबद्ध थी, ये संविधा पे रहती होंगी, एवं गैर प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवाएं, निम्न सेवाएं थी। ये पहली कंपनी के कानून द्वारा निर्मित हुई थी ये, जबकि दूसरी अन्य तरह से हुई थी। चौथा क्या था, सुभाष सी कश्यप करके कोई थे, इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल बुक ट्रस्ट, तृतीय खंड 2001 पृष्ठ की इन्होंने कोई बुक छापी थी। और क्या है पांचवा, बजट की व्यवस्था को ब्रिटिशकालीन भारत में 1860 से शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बजट की व्यवस्था ब्रिटिशकालीन भारत से 1860 से शुरू किया गया था। छठा है वी.एन. शुक्ला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईस्टर्न बुक कंपनी, 10वां संस्करण 2000 पृष्ठ A10 पे दिया गया है ये। ठीक है, 2001, ये 200 पृष्ठ होगा। ठीक है जी। 7वां देखिए, घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासन की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्त की जा सके। अब 8वां क्या है, ये भारत में उच्च नागरिक सेवाओं 1923-24 पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। ठीक है जी, ये भारत में उच्च नागरिक सेवा जो है 1923 और 24 में, ये हमने पहले भी पढ़ाया था, जब इतिहास यूपीएससी का हिस्ट्री पढ़ाया था तो उसमें भी ये पढ़ा दिया था कि एक ली आयोग बनाया गया था, उसी की सिफारिश पर ये हुआ था। ये भारत में उच्च नागरिक सेवाओं पर 1923-24 पर ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। 9वां क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संस्तुति मिली। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ था। 10वां है, 2 राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब है, सॉरी बंगाल नहीं है, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं असम का सिलहट जिला शामिल किया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र एवं सिलहट में अध्यादेश पाकिस्तान के पक्ष में गए ये। ठीक है भाइयों, ये था हमारा, हमने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है जी।
ये हमने अभी भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने कंप्लीट कर ली है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और आराम से तैयारी कीजिए, मज़े लीजिए, देखिए, सुनिए और मज़े लीजिए। लवासना के सपने देखिए, अब सपने नहीं देखोगे तो सपने सच कैसे होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत।